हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनसाइट को। जैसे कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल किया था पीवाईक्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए। सो 250 प्लस स्टूडेंट्स ने वोट किया था पीवाईक्यूज़ के लिए। सो हियर आर योर पीवाईक्यूज़ ऑफ जनवरी 2025 एग्ज़ाम। तो ये रीसेंट के एग्ज़ाम का ही है एंड इसके बाद हम 2025 के जून के एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में रहने वाले हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस एंड एग्ज़ाम में हमको देखने को मिलते हैं 100 क्वेश्चन एंड हमको 2 मार्क्स ईच मिलते हैं ईच करेक्ट आंसर के लिए। सो यहाँ टोटल 50 करेंगे। पार्ट 2 में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो आर यू रेडी? सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जहाँ पर ऑथर एंड उनकी बुक्स के बारे में देखते हैं। सो सबसे पहले ये देखते हैं फ्रेडरिक्स को एंड ये है एच.के. लिटरर, पीटर रकर एंड हमारे कार्ल मार्क्स चाचा पीछे कैसे रह जाएंगे। सबसे पहले जो हमें फेमिलियर होता है हम उससे ही देखते हैं। अगर अगर इन सबका आइडिया को ना भी हो तो कार्ल मार्क्स का तो कार्ल मार्क्स से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेमिलियर होते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स के बिना पॉलिटिकल साइंस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इनका जिक्र करना काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये जो फिलोसफर है इनके बिना तो पॉलिटिकल साइंस सोच भी नहीं सकता कोई अगर कार्ल मार्क्स का जिक्र ना किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे इनकी बुक्स को। तो इनकी बुक थी द 18 ब्लूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट। सो सबसे पहले हम अपने जो हमने मिलाया है, जो हमने मैच किया है, उसको हम ऑप्शंस में देखेंगे। अगर ऑप्शंस में हमें मिल जाता है वो ऑप्शन तो हम आगे बढ़ेंगे सीधा, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पर डी का थर्ड जो हमें मिल रहा है, सो हमारा करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट। बाकी हम देखेंगे मिला के यहाँ पे। हाँ, फ्रेडरिक्स की बुक है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ये है एच.के. लिटरर है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन। लास्ट टाइम है पीटर रकर जो बात करते हैं द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। जहाँ भी पीटर रकर का जिक्र मिले हमको मैनेजमेंट की वर्ड ढूंढना पड़ता है। सो ये करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है। सो ये देखेंगे। हाँ, हम एग्जाम में हमें कभी WTO देखने को मिल सकता है, IMF देखने को मिल सकता है एंड ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कभी ये ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं जो हमने ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट पढ़ी होती है, मेंबर पढ़े होते हैं, बट हमसे डायरेक्टर पूछ लेते हैं जनरल। तो इनको देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। तो यहाँ देखेंगे हमारी WTO की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जो थी हमारी नायोजी अकोन्स इवेला। ये थी हमारी नकोजी ओकोन्जो इवेला, जो 2021 में फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल इलेक्ट हुई थी। एंड ये फर्स्ट वुमेन ऑफ WTO डायरेक्टर के साथ साथ ये WTO की पहली अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल भी बनी थी। इसको भी याद रखेंगे सब। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है तो हम याद रखेंगे WTO की फर्स्ट अफ्रीकी लेडी थी जो डायरेक्टर जनरल पे पोस्ट हुई थी। के बाद हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सॉरी गाइस, ये शायद ये रहा हमारा क्वेश्चन। सो ये हमारा क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहे हैं। किस संगठन में गैंग प्लान की अवधारणा क्या है। बात करें गैंग प्लान की, जो कौन सा संगठन यूज करता है। सो गैंग प्लान एक जंपिंग कॉन्सेप्ट है जो इसको याद रखेंगे किसने दिया था। ये याद रखना में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। ये दिया गया था हेनरी फेयोल ने। इसको याद रखेंगे, ये दिया गया था हेनरी फेयोल द्वारा। हेनरी फेयोल जो एक स्केलर चेन से जुड़ा है स्केलर चेन से। जो कॉन्सेप्ट है ये जुड़ा है स्केलर चेन से, याद रखना है। स्केलर चेन की बात करता है। ओके, सो ये जो है हमारा मेन फैक्टर एंड ये रहने वाला है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के लिए। तो गैंग प्लान जंपिंग से जुड़ा है, जो हेनरी फेयोल ने दिया था, जो स्केलर चेन की कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। इसके आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेक्सुअल पॉलिटिक्स रिटन बाय हूम। सो सेक्सुअल पॉलिटिक्स हमसे UGC एग्जाम में मोस्टली हमसे बुक्स एंड ऑथर एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये सब पूछा जाता है। तो हमें मेक श्योर करना है कि चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो हमारे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, हमको इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, हमें सब थिंकर्स को, सब फिलोसफर को, बुक्स को एक बार गो थ्रू करना है उनके ईयर के साथ। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। और इवन मैं आपको चैनल पे भी देखने को मिलेगा आगे आने वाली क्लास में इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। एंड सिर्फ बुक्स एंड ऑथर ही नहीं, हम विद टाइम एंड ईयर के साथ इसको डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सो यहाँ देखते हैं सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात किसने किया।
तो हमारा आंसर रहने वाला है नन अदर देन केट मिलेट। उन्होंने बात करी थी सेक्सुअल पॉलिटिक्स की इन 1970। ये एक फेमिनिस्ट थिंकर है, जैसे कि पता ही होगा, जो पैट्रियार्की को अपोज करती है एंड जेंडर पावर रिलेशन का भी काफ़ी एनालिसिस करती है पॉलिटिक्स में, एंड कहीं न कहीं पैट्रियार्की को अपोज करने के अलावा चैलेंज भी करती है। सो ये हमारी फेमिनिस्ट थिंकर थी, के बारे में बात करी। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन को, 55 क्वेश्चन को। यहाँ से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किए गए आत्मसम्मान आंदोलन का भाग नहीं था? जैसे कि हम जानते हैं, ये हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थिंकर हैं हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, जो जिनकी विचारधारा थी, जो अपोज करते हैं जातिवाद को, ब्राह्मणवाद को एंड सोशल इक्वालिटी पर ज़्यादा जोर देते हैं। यहाँ पर हमने उनको देखा था, उन्होंने अपने एक पार्टी को भी फॉर्म किया था, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है हमारा, ये इनका नहीं था। ये देखेंगे इन्होंने कौन सा ऐसा स्टेटमेंट था जो इनसे रिलेटेड नहीं था। तो नामों से जाति संबंध विवरण हटाना, नहीं ये नहीं था। हिंदू मिथक शास्त्र के चरित्रों का नवीन व्याख्या, राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन हेतु कांग्रेस के साथ मिलना, नो। सो बेसिकली ये इनका एक ही पॉइंट भी था। एक ये पॉइंट भी देखने को मिलता है कि हमें ये कांग्रेस में ब्राह्मणवाद जो दिखता था, जो अपर क्लास की जो इन्फ्लुएंस था, वो उसका भी काफ़ी विरोध करते थे। तो ये बात इनके लिए गलत हो जाती है एंड इसकी बात करते थे, इसके बारे में बात करते थे, ब्राह्मण पुजारियों के बिना आत्मसम्मान विवाह पूर्ण कराना, येस करते थे इसकी बात भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। बाकी कहीं भी पेरियर की बात की जाए तो वो एंटी ब्राह्मण रहेगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, रामा स्वामी नायकर के लिए ये हमारा रहेगा एंटी ब्राह्मण एंड प्लस एंटी कांग्रेस रहेगा। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, एंटी ब्राह्मण एंड एंटी कांग्रेस। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आई होप सबको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा ये। सो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम में हमें नहीं ढूंढना होता है, नहीं को अंडरलाइन करना होता है। कभी कभी स्टूडेंट सही नहीं ना पढ़ के वहाँ पर सही ऑप्शन को ढूंढ के वहीं वो चूज कर लेते हैं, और ये एग्जामिनर जानता है, इसीलिए वो सही वाले का भी ऑप्शन रखता है, गलत वाले को भी ऑप्शन रखता है। तो ये इसमें ये मेन फोकस रहना चाहिए हमें कि नहीं पूछा है या सही पूछा है। सो इसको हम पहले देखेंगे। सबसे पहले हम नहीं देखेंगे, तो हमसे नहीं पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे, यूएसए द्वारा प्रथम परमाणु प्रशिक्षण विस्फोट, नो ये हमारा ठीक हो जाएगा। यूएसए द्वारा प्रथम परमाणु प्रशिक्षण विस्फोट 1945 में हुआ था, जो हम जानते हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी वगैरह में हुआ था, जो ट्रिनिटी टेस्ट था। इसके बाद हम देखेंगे यूएसए सार द्वारा प्रथम परमाणु प्रशिक्षण विस्फोट जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। ये भी हमारा करेक्ट रहेगा, यूएसए सार ने 1949 में किया था। एंड सी देखते हैं, फ्रांस द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट परमाणु परीक्षण या विस्फोट, ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। फ्रांस का हुआ था 1960 में, यहाँ से हुआ था 1960 में, सो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और देखते हैं, चीन द्वारा प्रथम परमाणु प्रशिक्षण विस्फोट 1974, सो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चाइना ने 1974 में नहीं किया था, चाइना ने इसे 10 साल पहले किया था, विच इज़ 1964। ये रहेगा हमारा 1964। सो लास्ट देखते हैं, भारत द्वारा प्रथम परमाणु प्रशिक्षण विस्फोट कब हुआ था? 1974। यस, इट इज़ करेक्ट। हमारा इंडिया ने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974, उसके बाद किया था 1998, और 1998 में पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया था। तो हम यहाँ देखेंगे हमारा गलत कौन-कौन से जाते हैं, सी एंड डी। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी। वैसे भी अगर हमारा सी गलत है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ सकते थे, बट आपके नोट्स के लिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये देखते हैं 57 क्वेश्चन को देखते हैं अपने। निम्नलिखित संविधान संशोधन उपबंधों को उन्हें अंतः स्थापित किए जाने के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है इन इवेंट्स को उनके ईयर के साथ। देखेंगे इन ऑप्शंस को। सबसे पहले देखेंगे दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान, इसका टाइमिंग देखेंगे। ये हमारा रिलेटेड है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 के बाद देखेंगे सहकारी समितियों को बढ़ावा जो दिया गया था पोस्ट 2000 डेवलपमेंट में, ये पोस्ट 2000 डेवलपमेंट में देखने को मिलती है हमें। इसके बाद फिर विपक्ष तो सब जानती हैं, इंदिरा गांधी के टाइम पे हमें देखने को मिलता है 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1971 में। एंड विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी देखने को मिलता है हमें
जो हमें मिलता है, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट की बात करता है, 2023। लास्ट देखेंगे मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा विधानसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ये हमें देखने को मिलता है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो था 2003 में। सो हमारा करेक्ट ऑर्डर आने वाला है। सबसे पहले हम 1971 प्रिवी पर्स को अबॉलिश करते हैं, बैन करते हैं, तो सी हो जाएगा, सी सब में है। एंड इसके बाद होगा ए, इसके बाद होगा ए 1991। सो यहाँ पर ए सिर्फ 2 में, इसको हटा देंगे। यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पे भी ए रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आएगा ई जो कि था 2003 में। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्य होंगे परंदा 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। यह आएगा हमारा आंसर। सो करेक्ट आंसर इज CAEBD। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 58 क्वेश्चन जो हमारे जो इकोलॉजिज्म से रिलेटेड है, पारिस्थितिकीवाद के संबंध में सत्य कथन पर विचार करेंगे। शब्द पारिस्थितिकी को गढ़ा सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया था। सो इसके लिए हमें करेक्ट बताना है, तो हमारा करेक्ट रहेगा सबसे पहले इकोलॉजिज्म, इकोलॉजी जो वर्ड को कॉइन किया था वो किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड, ये जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के संबंध में, पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। यस इट इज करेक्ट। यह एक बाजार केंद्रित उपागम है। नो, ये यहाँ से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि इकोलॉजी की बात में बाजार नहीं रिलेट कर सकते हैं, तो ये तो अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये दो दो जो हमारे ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट हो जाते हैं सी से। बाद में देखेंगे ये विश्वास करता है कि मानव प्रकृति के स्वामी है। नो, ये सुनने में ही काफी नेगेटिव लग रहा है क्योंकि हम कभी नहीं हो सकते नेचर। इसके बाद देखेंगे रचेल कार्सन पर्यावरणवादी रूढ़िवादी थे। ये भी करेक्ट हो जाता है हमारा। सो हमारा आंसर हो जाता है ABNE। बाय द वे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको एलिमिनेट कर रही हूँ सारे ऑप्शंस को। आप इसे एलिमिनेशन से भी कट कर सकते हैं। अगर आपको डी इनकरेक्ट हो गया तो आप उसको एलिमिनेट करके आंसर को मार्क करके आगे भी बढ़ सकते हैं। सो एग्जाम में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। अगर हमें आंसर मिल रहा है तो हम नेक्स्ट पर शिफ्ट कर सकते हैं। के बाद देखेंगे यूनाइटेड नेशंस की निम्नलिखित स्थापनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। बेसिकली हमें यूजीसी नेट में हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैच द फॉलोइंग एंड बुक्स एंड ऑथर, ये सब देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करना है हमें। अब थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है यूजीसी का। अब 2022 वाले जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पर फैक्चुअल ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। तो देखेंगे अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट को। यहाँ देखेंगे यूएन द्वारा मलेरिया रोल बैक पहल जो थी वो की गई थी 1998 में, 1998 में की गई थी। इसके बाद देखेंगे बी को, मानव जीनोम एंड मानवाधिकार से संबंधित सार्वभौम जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 1997 में, मतलब इस एक साल पहले 97 में। इसके बाद था वैश्विक पोलियो उन्मूलन जो हमारी पहल थी, जो इनिशिएटिव था वो लिया गया था 1988। यहाँ पर 88 बन रहा है एंड यहाँ पर हम पोलियो को एंड ग्लोबल को दोनों में हुआ है तो डबल ओ से डबल एट बना सकते हैं। ये सा ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको, याद रखें कि। इसके बाद में देखेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति विश्वविद्यालय कोस्टारिका की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी हमारी 1980 में। एंड यूएन वन फॉर्म की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, यूएन फॉरेस्ट फोरम है, ये वन लिख रखा है इन्होंने। इनकी भी इंग्लिश समझ नहीं आती है जिस नेट वालों की कभी कभी। वन एंड फॉरम दोनों लिख रखा है, या तो वन लिख लेते हैं फॉर्म लिख लेते हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट फॉर्म लिख लेते हैं। सो कुछ नहीं, देखते हैं। ये थी हमारी 2000 में, 2000 देखने को मिलती है। तो हमारा करेक्टर ऑर्डर जो होता है वो होता है सबसे पहले होगा हमारा 1998, नो सॉरी यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शांति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1980 में, तो सबसे पहले होगा डी, तो ये दोनों हट जाएंगे। डी के बाद आएगा हमारा सी, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाकी मैंने मेंशन कर रखे हैं ये, सो देखने की जरूरत है नहीं। इसके बाद हम देखते हैं यूजीसी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इसको फेवरेट मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले यूजीसी सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। इवन मैंने 4 ईयर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीटेडली देख रही हूँ, 74 एंड 73। तो ये तो इससे तो इश्क मोहब्बत करते हैं मेरे को लगता है यूजीसी। सो स्टूडेंट्स ये तो याद करनी चाहिए, ये दोनों तो याद होनी चाहिए। तो यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम का प्रयोजन है ग्रामीण स्थानीय सुधार, न्यायिक सुधार, शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन, भाषाई प्रशासन। तो ये रिलेट करता है हमारा नॉन अनदर देन शहरी स्थानीय निकास प्रशासन। तो इसके बारे में हम जानते हैं
जो हमें 1992 में देखने को मिलता है, जो रिलेट करता है म्युनिसिपैलिटीज़ से। म्युनिसिपैलिटीज़ इसमें बाकी इसमें यहाँ पर बात की जाती है म्युनिसिपैलिटी को एक मजबूत करना, सपोर्ट करना एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना एंड कहीं न कहीं वुमेन्स की यानी एससी-एसटी की भी रिजर्वेशन को मेक श्योर करना। जैसे कि 74 अर्बन से रिलेट करता है, म्युनिसिपैलिटी से। वहीं इसका जो भाई है, वो जो 73 है, 73rd वो रिलेट करता है रूरल से। जहाँ पर ये अर्बन है, वहाँ पर इसके भाई रूरल है। एक अर्बन है, एक रूरल है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है? आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन को 61 को। तो ये हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम अपने इंडिया के थिंकर को पकड़ते हैं सबसे पहले, क्या पता उससे हमारा आंसर एक्सट्रैक्ट हो पाए। सबसे पहले हम देखेंगे अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो सबसे पहले हम अपने अपने ही गिरबान में झाँकते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले अपने इंडिया की बात करेंगे एंड अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो हमने पढ़ा है, वो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ दीनदयाल उपाध्याय। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था, वो बात करते हैं एकात्म इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म की, एकात्म मानववाद। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ सकता है। एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया था, जो एक इंडियन फिलॉसफी को पे बेस्ड एक आइडियोलॉजी थी। सो हमारा सी का फर्स्ट रहने वाला है। तो सी का फर्स्ट सिर्फ हमको एक में क्वेश्चन में देखने को मिलता है एंड ये रियल क्वेश्चनिंग स्टूडेंट्स, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। आपको रियल क्वेश्चन दिखा रही हूँ मैं एग्जाम के, मैं यहाँ कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ। सो ये हमारा जो आंसर है, ये एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रहा है। सो ये एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है, ये भी यूजीसी नेट के हैं, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। तो ये देख सकते हैं आप, अगर हमको किसी एक का भी पता है तो हम कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। तो हमारा आंसर रहने वाला है थर्ड, जिसमें देख लेते हैं बहुलवाद रहने वाला है, ए के फोर्थ को जेम्स मेडिसन एंड बी रहने वाला है थर्ड से, हम जानते हैं जेरेमी बेंथन ने। एंड प्रत्यक्षवाद हम देखते हैं अगस्त काम के द्वारा, जो सोशोलॉजी के लिए एंड पॉजिटिविज्म के लिए भी जाना जाते हैं। एंड सब बात की हमने। इसके बाद हम 62nd क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये रहने वाला है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट बताना है हमें। तो पता ही होना चाहिए वैसे। जिसमें है भारत राज्यों का संघ है, इट इज ये राज्यों का संघ है एंड यूनियन ऑफ स्टेट की हमें इसके बारे में हमें आर्टिकल 1 में देखने को मिलता है। सबसे पहले सबसे पहली नज़र जो पड़ती है हमें इसी आर्टिकल में पड़ती है, जो भारत राज्यों का संघ है। इसके बाद हम देखते हैं संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जी है, ये भी हमें देखने को मिलता है। संविधान सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे विधायी शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बीच वितरित हैं, यस ये भी, जिसमें यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड है, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। इसके बाद देखते हैं, हमको सही बताना था, जो अवशिष्ट रेसिडुअल पावर जो है वो राज्यों के लिए आरक्षित है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर राज्यों के लिए आरक्षित नहीं है रेसिडुअल पावर्स। जो रेसिडुअल पावर्स हैं वो हमारी रिलेट करती हैं सेंटर से, ना कि स्टेट से। सेंटर से करेंगे। ई देखते हैं, सभी राज्यों का राज्य में बराबर प्रतिनिधित्व है, नो, सभी राज्यों का राज्य में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है। जो क्यों नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों में पॉपुलेशन भी इक्वल नहीं है। जहाँ पर पॉपुलेशन का बेस होता है, सॉरी, राज्यों का राज्यसभा में बराबर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं होता, क्योंकि राज्यों का उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। सो ये गलत हो जाएगा हमारे लिए। हमारे लिए सही क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो ए बी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये मैक्स फॉलोइंग है, इसके बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया हमसे, स्विस कनाल का, चाहे मैच द फॉलोइंग हो चाहे फैक्चुअल हो। स्विस कनाल यूएन पीस कीपिंग मिशन टू स्विस कनाल, ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, तो ये रिलेट करते हैं। सबसे पहले इसको उठाएंगे, इसके बाद जाएंगे हम सब पे। तो सबसे पहले यूएन पीस कीपिंग मिशन टू स्विस कनाल, जो किया गया था 1956 में। सो बी का सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। बी का सेकंड हमें एक क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो अगर एक भी याद है हमें इसमें से, तो हम कहीं ना कहीं स्टार्ट कर सकते हैं अपने आंसर को। सो ये रहेगा 1956, जो एक मेजर यूएन का पीस कीपिंग मिशन था। एंड एक का थर्ड, डम्बैरियो ओक्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी हमारी, वो हुई थी 1944 में। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो था 1965 में।
एंड लास्ट था हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो था वो था 1972 में। ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछा गया हमसे। यहाँ पर बताना है हमें सार्क के समिट्स के बारे में एंड उनके टाइम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी राजधानी की, नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली में 1995 में हुआ था। 1995 में देखने को मिलता है हमें जो जो चला था 2 to 4 में 1995। सो सेकंड बी का सेकंड हो जाएगा, जिसमें बी का सेकंड हमें एक ट्रस्ट में। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेटिंग लग रहे हैं मुझे तो। अगर किसी को एक भी पता हो तो काफ़ी ज़्यादा इजीली ट्रैक कर सकता है एंड जेआरएफ क्रैक कर सकता है अपने लिए, अगर फैक्चुअल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका नॉलेज तो बी का हमारा सेकंड हो जाएगा 2 to 4 में 1995। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एंड गो थ्रू कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बात करता है किसने नौकरशाही को शोषक वर्ग के उपकरण की संज्ञा दी थी। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बुराइयां चल रही है, नेगेटिव बोला जा रहा है यहाँ पे। सो ये नेगेटिव किसके द्वारा बोला जा रहा है, शोषक वर्ग की बात की जा रही है, उसको उससे कंपेयर किया जा रहा है नौकरशाही को। तो ये कहा था हमारे कार्ल मार्क्स चाचा ने, ना अनदर देन कार्ल मार्क्स हमारे चाचा जो थे उन्होंने कहा था। उनके अनुसार जो स्टेट था वो भी शोषक था एंड जो शासक वर्ग था वो बुर्जुआज थे, वो भी उपकरण थे। तो शोषक वर्ग के उपकरण की संज्ञा देते हैं वो हमारे कार्ल मार्क्स देते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लोइटेशन भी कहा था इन्हें। तो ये बात करते हैं हमारे कार्ल मार्क्स, बी आर अम्बेडकर नहीं बात करते हैं, वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं। जहाँ पर फ्रेडरिक बात करते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। एंड फ्रेडरिक हर्जबर्ग बात करते हैं, ये जो बात करते हैं ये बात करते हैं हमारी मोटिवेशन थ्योरी की, बात करते हैं मोटिवेशन थ्योरी की। गाइज ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं मोटिवेशन थ्योरी की। इसके बाद हम आगे देखते हैं 66 क्वेश्चन को। किसने सुझाया था कि बुर्जुआ पूर्व धारणा और मूल्यों को प्रतिस्पर्धी सर्वहारा वर्चस्व तथा सहमति का निर्माण की स्थापना करके उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तो यहाँ बोला गया कि मूल्यों को प्रतिस्थापित करके सर्वोत्तम व्यक्ति तथा सहमति के निर्माण की स्थापना करनी चाहिए। ये बोला था हमारे एंटोनियो ग्रामशी ने। जो एंटोनियो ग्रामशी जो उनका थॉट था कि जो हेजीमनी का कॉन्सेप्ट देते हैं, वर्चस्व जिसे कहते हैं, हेजीमनी वर्चस्व की बात करते हैं एंड वो बात करते हैं एक कॉन्सेंट से जैसे सहमति बनाकर कोई शासन किया जाए एंड जो शासक रहे वो सिर्फ बल से नहीं बल्कि सहमति से बनाकर शासन करे। सो ये बात करी थी हमारे एंटोनियो ग्रामशी ने एंड वो चाहते हैं पुरानी पूर्व अवधारणाओं को हटाकर एंड एक नई सर्वहारा वर्चस्व तथा सहमति का निर्माण किया जाए, जहाँ पर एक वैचारिक सहमति बनाना भी काफ़ी ज़रूरी है। जो आइडियोलॉजिकल कॉन्सेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी शासक के लिए, जहाँ पर बल की बात ना हो, एक सहमति भी क्रिएट की जाए। तो आगे देखते हैं 67 क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। सो गाइज ये हमारा क्लास 12 का क्वेश्चन है। आई होप सबको ये तो पता ही होना चाहिए, ये तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिहाज से सबको पता ही होना चाहिए। तो ये हमने ली थी ऑस्ट्रेलियन संविधान से। कॉन्करेंट जो लिस्ट है हमारी वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। जो समवर्ती सूची बात करती है सेंटर प्लस स्टेट, जिस पे दोनों लॉ फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें देखा था हमने। तो आगे देखते हैं इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से लिया था ये कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम और सबकी बात कर लेते हैं। जहाँ पर यूएसए से हमने लिया था फंडामेंटल राइट्स को लिया था एंड जुडिशियल रिव्यू को भी लिया था यहाँ पे। तो FR एंड JR ये दोनों आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अमेरिका से FR एंड JR फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद हमने लिया था आयरलैंड से हमने आयरलैंड से लिया था DPSP नीति निर्देशात्मक सिद्धांत। इसके बाद कनाडा से लिया था हमने, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इवन ये DSSB के PGT एग्जाम में पूछा गया था। सो इसमें पावरफुल सेंटर की बात की गई थी एंड जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड रेसिडुअल पावर्स, जो अवशिष्ट शक्तियाँ ऊपर हमने देखी जो सेंटर के पास रहती हैं वो भी कनाडा से ली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे देखेंगे 67 क्वेश्चन को, सॉरी 67 को बात करें हम 68 क्वेश्चन को देखेंगे अपने, विच इज राम मनोहर लोहिया ने अपने किस प्रसिद्ध कृति में इतिहास का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर राम मनोहर लोहिया के बुक के बारे में पूछा गया हमें,
famous थी, and first one is a wheel of history, second is an introduction to the principle of morals and legislation, and third थी liberalism and the limit of justice, ethics and civilization, जिसमें उन्होंने बात की थी, राम मनोहर लोहिया ने बात की थी हिस्ट्री की, वो थी उनकी व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं होगा हमारा, इसमें उन्होंने बात की थी अ, उन्होंने हिस्ट्री को हिस्ट्री के लिए कहा था जो लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिकल होनी चाहिए, एंड सोशल चेंज को एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बताया था। तो ये थे कुछ लीनियर से साइक्लिकल जो उन्होंने बताया था अपनी हिस्ट्री में जो होनी चाहिए। इसको हम देखते हैं, ये हमने बात की कुछ इनके बुक के बारे में, व्हील ऑफ हिस्ट्री के बारे में। आगे देखते हैं 69 क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थवादी शाखा से संबंधित नहीं है? सो यथार्थवादी, रियलिस्ट थिंकर, इनमें से कौन नहीं है? तो हम देखेंगे हमारे रियलिस्ट थिंकर को जो थे हमारे स्टीफन वॉल्ट। यस, ये न्यू लिबरलिज्म की बात करते हैं, इसके बाद देखेंगे जॉन मेशाइमर को जो ऑफेंसिव, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप देखेंगे अपने एग्जाम में, जॉन मेशाइमर उस ऑफेंसिव रियलिज्म। इसके बाद है केनेथ वॉल्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म की। के बाद आते हैं हमारे वुडरो विल्सन जो रियलिस्ट थिंकर नहीं थे, ये बेसिकली आइडियलिज्म और लिबरलिज्म की बात करते हैं। वुडरो विल्सन, ये तो नहीं होगा हमारा आंसर, जो जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस के भी काफी सपोर्ट किया था आइडिया को। एंड जो लास्ट हमारे बचते हैं वो इमानुअल कांट बचते हैं। इमानुअल कांट एक लिबरल ट्रेडिशन एंड लिबरल ट्रेडिशन की बात करते हैं, बेसिकली ये भी लिबरलिज्म को ही फॉलो करते हैं। एंड परपेचुअल पीस इनकी बुक थी जो कॉर्पोरेशन एंड पीस की बात करती है। तो ये थे हमारे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा A, B, C हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें D एंड E हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमसे पूछा था नहीं के बारे में, तो हम आंसर को मार्क करेंगे अपने, एंड आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपना 70 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमसे चाहे इसके 1 के बारे में बात करें या सेकंड के बारे में बात करें, पूछ लिया जाता है हमसे कहीं ना कहीं। मिन्नोब्रुक 1 जो हुआ था 1968 में देखने को मिलता है हमें। इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिस्कस करने के लिए था नहीं इसमें ऐसा कुछ, तो आपको याद रखना है बस। फर्स्ट हुआ था 1968 में। इसके बाद हम बात करेंगे अपने 71 क्वेश्चन की, जो था वन डायमेंशनल मैन। किसने लिखी थी? वन डायमेंशनल मैन लिखी थी हमारे हर्बर्ट मार्क्यूज ने। वन डायमेंशनल मैन हर्बर्ट मार्क्यूज द्वारा 1964 में लिखी गई थी, याद रखेंगे। इसलिए हर्बर्ट मार्क्यूज जो थे वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग करते थे। फ्रैंकफर्ट स्कूल के थॉट्स को फॉलो करते थे। ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसने लिखी थी? तो ये बताएंगे। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन लिखी गई थी मैक्स वेबर के द्वारा, एना बेला सेटेरोस पेरो के द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा, हर्बर्ट मार्क्यूज के द्वारा। तो हर्बर्ट मार्क्यूज को हमने देखा, वन डायमेंशनल मैन उन्होंने लिखी थी। तो हमारी द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की लिखी थी मैक्स वेबर ने। तो हमें देखने को मिलता है हमसे फैक्चुअल काफ़ी पूछा जा रहा है, तो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो हम जो हमें ध्यान देना है अपने एग्जाम के लिए, वो कहीं ना कहीं हम बुक्स एंड ऑथर पे ज़्यादा करेंगे। तो इसके लिए भी हम चैनल पे अपलोड करेंगे, इसके लिए भी चैनल पे वीडियो लाई जाएगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर रहने वाले हैं, चाहे वो इवेंट रहने वाले हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, इस चैनल को फॉलो करके रखना, एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो करके रखना, विच इज़ पॉलिटिकल इनसाइट। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको एग्जाम से पहले, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला आंदोलन बीते वर्ष में मजबूत हुआ, इसकी कुछ आधारभूत विशेषताओं के सम्मिलित है। यहाँ पर हमने करेक्ट बताना है इसके बारे में। 1848 में आयोजित सेनेका फॉल्स सम्मेलन में यूएस महिला अधिकार आंदोलन का जन्म हुआ था। सो ये बात सही है।
एंड यूएस संविधान के 19वीं संशोधन ने 1920 में अमेरिकी महिला को मताधिकार प्राप्त किया। यस, 1920 में यूएस को वहाँ की वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिले थे। इसके बाद हम बात करते हैं सी की नेशनल राष्ट्रीय महिला वयस्क मताधिकार संगठन 1969 में स्थापित किया गया था। सो ये भी हमारा सही है। इसके बाद बात करेंगे ठीक है, नारीवादी विचारक साइमन द बुएर की पुस्तक द सेकंड सेक्स प्रकाशित की गई थी। यस, इट इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए साइमन द बुएर द सेकंड सेक्स फेमिनिस्ट थिंकर थी। तो बात करेंगे अमेरिका में अश्वेत महिला को इतिहास सबसे पहले ग्रेटा थनबर्ग द्वारा वर्णित किया गया था। नो, ऐसा नहीं था। हमारा करेक्ट हो जाता है ए बी सी डी, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ हमारा ई गलत रहेगा। तो ये हमें याद रखना है। यूएस में सबसे पहले 1921 में दिया गया था वुमेन को राइट्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साइमन द बुएर की द सेकंड सेक्स इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। 74 को देखते हैं। मूल अधिकारों के निलंबन के संबंधित आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई थी? तो ये ली गई थी हमारे जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से। ऊपर हमने बात की इन सभी कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें जर्मनी से हमने ली थी एमरजेंसी पावर्स, जो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को निरस्त कर देती हैं आपातकालीन में, एंड जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। एंड ये फंडामेंटल राइट्स को टेम्परेरली निरस्त कर देती है। सो ये था वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 75 की बात करेंगे। 75 में पूछा गया कम्युनिज्म के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की पहचान करें। तो ये हमारा थ्योरी से पूछा गया, ये पॉलिटिकल थ्योरी से हम बात करते हैं। साझा स्वामित्व की, जो सही है। सोशलिज्म बात ही करता है सबके साथ की एंड सबके रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो ये सही होगा हमारा। इसके बाद देखते हैं संपूर्ण समानता की, जो ये भी सही होगा। जो इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी को का गोल रखता है, ये सही होगा हमारा। वर्गहीन समाज की बात करता है, यस, वर्गहीन समाज की बात करते हैं। बेसिकली इनका आइडिया क्लासलेस सोसाइटी एंड कम्युनिज्म से ही जुड़ा, जो इनका फाइनल जो इनका एम है वो यही है, वर्गहीन समाज का, जो पूरा नहीं हुआ है इस आइडियोलॉजी का। के बाद देखेंगे वैनगार्ड पार्टी, यस, काफ़ी ज़्यादा यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये एक व्लादिमीर लेनिन ने कॉन्सेप्ट दिया था वैनगार्ड पार्टी का, ये भी हम याद रखेंगे। हमसे फैक्चुअल में पूछ सकता है वन लाइनर में, व्लादिमीर लेनिन ने इस पार्टी को फॉर्म किया था। के बाद हम बात करते हैं पादरी वर्ग की तानाशाही। नो, तानाशाही के तो खिलाफ रहता ही है, सो ये हमारा गलत हो जाएगा। डिक्टेटरशिप की बात तो कभी करता ही नहीं है सोशलिज्म, सो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए बी सी डी। अगर हम ई को भी एलिमिनेट करते तो हमारा आंसर इजीली शो हो जाता हमें। आगे देखेंगे 76 के बारे में पढ़ेंगे। गैट WTO के बारे में हमको इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट क्या होगा? सो देखेंगे 1948 से 1994 के बीच गैट ने अधिकांश विश्व व्यापार के लिए नियम प्रदान किए थे। सो ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप कभी-कभी आपको सब कुछ याद होना ज़रूरी नहीं होता है, बट एक अंदाज़ा लगा सकते हैं यूजीसी नेट में। कभी-कभी एकदम सटीक हमको ये इवेंट्स का मतलब समंदर है इवेंट्स के डेट्स का, तो ये कभी याद नहीं हो सकता, बट आप एक आइडिया ज़रूर रख सकते हैं। सो कभी भी एंड ऑप्शन को देख के क्वेश्चन को ऑप्शन को देख के हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। सो यूजीसी नेट टफ नहीं है, बट स्ट्रैटेजी होनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखेंगे सेकंड ऑप्शन को, गैट एक अस्थायी समझौता और संगठन था। सो यस, इसके बाद ये स्थायी था जो WTO बना था बाद में। WTO 1 जनवरी 1995 में सृजित किया गया था। यस, विच इज़ करेक्ट। WTO 1995 में बना था। इसके बाद देखेंगे WTO का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2009 में हुआ था। ये इनकरेक्ट हो जाएगा हमारे लिए। ये 2009 में नहीं हुआ था, ये 1996 में हमें सिंगापुर में देखने को मिलता है। सिंगापुर में देखने को मिलता है। इसके बाद देखेंगे WTO का 28वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन दिल्ली में 2024 में हुआ था। सो ये भी गलत है हमारे लिए। ऐसा कोई सम्मेलन हुआ ही नहीं 28वां जो दिल्ली में हुआ। अभी इसकी संख्या कम ही है, 28 तक नहीं पहुँचाएगी। सो हमारा करेक्ट आंसर, हमारा इनकरेक्ट कैसा कौन होंगे? DNE, तो हमारे DNE इनकरेक्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं 77 क्वेश्चन को, जो है निम्नलिखित में से कौन सी कृति श्री अरविंदो घोष द्वारा लिखित नहीं थी? नहीं देखेंगे तो हमें बताना कि कौन सी लिखी गई थी। तो एसेज ऑन द गीता, ये इनके द्वारा लिखी गई थी।
इनके द्वारा लिखी गई थी। एंड द आइडियल ऑफ द कर्म योगी, यस, ये भी लिखी गई थी इनके द्वारा। एंड सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, ये भी लिखी हुई थी इनके द्वारा। तो हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सिर्फ लिखी गई थी हमारे चाचा नेहरू के द्वारा, जेएलएन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से उदारवादी लोकतंत्र के भाग नहीं है? तो यहाँ देखेंगे लिबरल डेमोक्रेसी के कौन सा पार्ट नहीं है। सबसे पहले आएगा एक पार्टी प्रणाली पर आधारित, जो हमारा गलत रहने वाला है। एक पार्टी पे आधारित नहीं था लिबरल डेमोक्रेसी। ये मोस्टली डेमोक्रेसी में हमें देखने को भी नहीं मिलता है। ये बेसिकली हमें जहाँ वहीं देखने को मिलता है जहाँ पर अथॉरिटेटिव सिस्टम होता है। तो ये तो हमारा गलत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड को, जो औपचारिक कानून नियमों पर आधारित था, यस, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। एंड सी जो है वो बात करता है नागरिक स्वतंत्रताओं व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी, यस, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड डी होता है नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली, यस, नियंत्रण और संतुलन होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं इसको। तो जनसंचार माध्यमों पर राज्य एकाधिकार, ये गलत हो जाएगा हमारा। मीडिया पर राज्य का एकाधिकार, ये हमारे नेगेटिव हो जाएगा कि लोकतंत्र में फ्री प्रेस होता है, ना कि कोई स्टेट द्वारा कंट्रोल होता है एकाधिकार। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा ए ही गलत हो जाएगा। 79 को देखते हैं। अपने 79 क्वेश्चन में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण संपार्श्विक समाजों से संबंधित नहीं है? तो देखेंगे, तो जो संपार्श्विक समाजों से संबंधित नहीं है वो थे चयनात्मकता, नहीं ये थी, इसकी बात करते हैं। एंड पूर्णता एंड उपलब्धि की बात भी करते हैं, अचीवमेंट की। आगे देखते हैं 80 क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया 2014 लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? ये सीटें थी 2014 में बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी, जहाँ पर हम देखते हैं बीजेपी को मिलता है बहुमत। यहाँ 44 देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल लॉ था कांग्रेस के लिए। ईवान को देखेंगे, यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है इनको। सो फर्स्ट देखेंगे, चार्ल्स वन को एकाधिकार याचिका स्वीकार करने पर जो मजबूर किया गया था वो चार्ल्स वन को अधिकार याचिका स्वीकार करने में मजबूर किया गया था। ये देखने को मिलता है हमें पिटिशन ऑफ राइट्स में 1628 में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है अर्जेंटीना से फॉकलैंड युद्ध किया जाना। जो फॉकलैंड जो वॉर था वो हमें 1982 में देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं सम्राट जॉन वन का मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया जाना। ये 1215 में देखा गया था। इसके बाद ब्रिटेन में जहाँ पर बिल ऑफ राइट्स की बात करते हैं तो वो था 1689 में। एंड लास्टली एक्ट संघ अधिनियम ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड राज्यों को एकीकृत किया था, जो एक्ट ऑफ यूनियन था 1707 में। से हो जाएंगे हमारे कुछ क्रोनोलॉजिकल डेट्स हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो हमारा सही ऑर्डर रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे सी को। सी हमारा 2 में हमें देखने को मिलता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पिटिशन ऑफ राइट्स की, जो हमें 1628 में देखने को मिलती है। तो ए दोनों में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं बिल ऑफ राइट्स की। बिल ऑफ राइट्स हमें देखने को मिलता है 1689 में। ये डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा CADEB। ये देखते हैं, बुक्स पर आएंगे। द पुस्तक द लॉ ऑफ पीपल्स किसने लिखी थी? ये लिखी गई थी हमारे जॉन रॉल्स के द्वारा। जॉन रॉल्स ने पुस्तक लिखी थी 1999 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जॉन रॉल्स की बुक्स में, जिसमें जो बात करती थी इंटरनेशनल जस्टिस एंड लिबरल आइडिया पे बेस्ड थी। की पुस्तक के बारे में देखा, जो इंटरनेशनल जस्टिस एंड
लिबरल आइडिया की बात करती थी। दोबारा देखेंगे 83 क्वेश्चन को, फिर से हमें बुक्स पूछी गई है। द पुस्तक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी हमारी चेस्टर बेनार्ड के द्वारा। चेस्टर बेनार्ड द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव को 1938 में प्रस्तुत करते हैं। एंड जो ये जो इनकी बुक थी, ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के लिए एंड मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है बुक चेस्टर बेनार्ड की, जिसमें हम चेस्टर बेनार्ड के मैनेजमेंट के आइडिया को भी देखते हैं अपने यूनिट में। सो हमारा बेसिकली बर्नार्ड को हम याद करते हैं तो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के रूप में करते हैं, तो याद रखेंगे हम सब। 84 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बताना है हमें कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है। सबसे पहले देखेंगे चरम नारीवादी लिंग शोषण दमन को उखाड़ फेंकने का आह्वान करता है। यस इट इज़ करेक्ट। रेडिकल फेमिनिस्ट जो है वो शोषण को उखाड़ फेंकने की बात करता है, बेसिकली पेट्रियार्की को और लैंगिक शोषण को खत्म करने की बात करता है। ये सही है हमारे लिए। सेकंड देखेंगे मार्क्सवाद के अनुसार विचारधारा प्रभुत्वशाली वर्ग के शासन को वैध ठहराने का उपकरण है। ये हमारे लिए ये भी करेक्ट है। मार्क्सवाद का आइडिया जैसे हम जानते हैं वो प्रभुत्वशाली वर्ग के को अपोज करता है एंड वो बात करता है क्लास सोसाइटी की जहाँ पर शोषण ना हो एंड हमारे ठीक हो जाता है। थर्ड देखेंगे फासीवाद के अनुसार लोगों को अपने नेता के आदेश मानने चाहिए। सो ये फासीवाद के अनुसार देखा जाए तो इट इज़ करेक्ट, लोगों को अपने नेता के आदेश मानने चाहिए। फोर्थ देखेंगे जेएस मिल ने महिला अधिकारों का विरोध किया था। नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाता है हमारा। बल्कि उन्होंने द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में सपोर्ट किया था विमेंस को, तो ये हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, वो सपोर्ट करते हैं वुमेन्स को। तो जेएस मिल सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। आगे देखते हैं वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्ल मार्क्स ने क्रांति के विचार का विरोध किया था, वो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स क्रांति की बात करते हैं तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा से करेक्ट पूछे थे तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे एबीसी हमारे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 85 विच इज द्वितीय डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में प्रस्तावित विदेश मंत्री कौन है? अब ये तो अगर गाइज अगर आपको इसकी आपने नहीं देखा इसके बारे में तो आप इस पर तो सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का। देख सकते हैं इवांका ट्रंप का फैमिली का तो कोई होगा नहीं, सो ये हम एलिमिनेट कर देते हैं इसको, ये तो नहीं होगा। एंड जो तुलसी गेबर्ड है ये एक अमेरिकी एक राजनीतिज्ञ हैं, ये तो इससे रिलेटेड नहीं होंगे अमेरिकन, तो ये नहीं होंगे हमारे लिए। इसके बाद आएंगे मार्क एस्पर जो एक डिफेंस सेक्रेटरी थे यूएस के। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैक्रो रूबियो। तो इसमें तो हमको कभी कभी नहीं पता होता है तो हम इसमें तो एज सच एग्जैक्ट ना पता होने के कारण ही हमें ऐसा करना होता है कि हमें एलिमिनेट करना पड़ता है कहीं ना कहीं जो उसके नियर लग रहा होता है हमें, या कहीं ना कहीं हमने न्यूज़ देखी होती है या फिर कोई इवेंट देखा होता है इससे रिलेटेड, तो ही हम टिक कर सकते हैं। अदरवाइज तो हमें इस पे जय माता दी करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। सो देखते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये भी रहने वाला है। मैच द फॉलोइंग की बात करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की चीन में प्रथम यात्रा, सोवियत भारत शांति मित्रता एंड सहयोग संधि, भारतीय परमाणु प्रशिक्षण एंड 26 एंड 11 मुंबई टेरर अटैक। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे इजी वाले फैक्ट को विच इज़ इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो किया था 1998 में, जो 1998 में था जो ऑफिशियल था। 1974 में हमने अनऑफिशियल किया था। सो याद रखेंगे सी का फोर्थ। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ये हट जाएगा हमारे पास रहेगा सिर्फ ये। इसके बाद हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमें ये भी पता होता है ये हमें हमारे क्लास 12th में देखने को मिलता है। ये जो फैक्ट ये हम वहीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं इंडियन रशिया के बारे में। तो ये होगा हमारा 1971। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट, सॉरी बी का फर्स्ट सेकंड हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट। तो हमारा आंसर स्टार्ट हो गया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसने काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है अपने रिसेंट के एग्जाम में। कॉन्सेप्ट तो काफ़ी ज़्यादा ही दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते हैं, बट फैक्ट तो फैक्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेना है अपने लिए अगर आपको प्रोफेसर एंड रिसर्च फंड लेना है। तो देखते हैं 87 क्वेश्चन को। मद्रास के एमसी राजा किसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे? तो ये थे ऑल इंडिया
डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के, जो एक काफ़ी ज़्यादा दलित मूवमेंट के काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। ये अम्बेडकर से पहले इस पर काम कर रहे थे, दलित अपलिफ्टमेंट के लिए। तो सबसे पहला जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, मद्रास के एनसी राजा। देखेंगे टिकट क्वेश्चन को, बच्चेस इसमें बताना है हमें कौन-सा सही नहीं है पेयर। तो सबसे पहले लिखेंगे आर्थिक राष्ट्रवाद को संरक्षणवाद से घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो ये हम सही हो जाएगा। आर्थिक राष्ट्रवाद संरक्षणवाद से घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, मतलब ग्लोबल से ज़्यादा अपने लोकल्स पे ध्यान देना, प्रोटेक्शन करना अपने इकोनॉमी को। इसके बाद देखेंगे स्थानिकवाद एंड मूलवाद, अप्रवासियों के विरुद्ध मूल निवासियों की जरूरतों को स्वर देना, ये गलत हो जाएगा। स्थानिकवाद स्थानिकों की बात करते हैं, मूल की बात करते हैं, मूल निवासियों को विरोध विरोध की बात नहीं करते। थर्ड देखेंगे उपनिवेशवाद, किसी विदेशी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापन करने की प्रथा, ये तो हम देखते हैं, हम खुद एक कॉलोनी रह चुके हैं, उपनिवेशवाद के शिकार हम खुद रह चुके हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। और डी देखेंगे विदेशी ऋण आत्मनिर्धारण की मांग, आत्मनिर्भरता की मांग, जो गलत हो जाएगा। विदेशी द्वेष आत्मनिर्धारण की मांग नहीं होती है, विदेशी जो द्वेष होता है ये द्वेष नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये जिसने गलत दे रखा है यहाँ पर टैक्स होना चाहिए, तो ये हमारे लिए तो वैसे ही गलत हो जाता है अगर प्रिंट गलत है तो। सार्वभौमिकतावाद, जहाँ पर एकांतिकता एंड अन्यता द्वारा निरूपित व्यवहार, जो गलत हो जाएगा। यूनिवर्सलिज्म समान नियमों की बात करता है, समान नियमों की बात करता है, अन्यकरण की नहीं करता है। सो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। हमारे हमारे सही ऑप्शन होंगे वो होंगे ए एंड सी। 89 क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद जो हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मेंटेन करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिदेल कास्त्रो, जो क्यूबा में सत्ता में आते हैं, उनका ईयर रहता है हमारे लिए। उसके बाद देखते हैं पोप जॉन 23 ने क्रेमलिन को परमाणु युद्ध से बचने की चेतावनी दी थी, तो ये चेतावनी उन्होंने दी थी 1962 में। इसके बाद में देखेंगे अमेरिका विमान U-2 क्यूबा के ऊपर जो मार गिराया गया था, वो हमें देखने को मिलता है 1962 में। जो 27 अक्टूबर रहने वाला है हमारे लिए 1972, ये रहने वाला है 25 अक्टूबर। सो ये थोड़ा मेजर डिफरेंस रहने वाला है इनमें। इसके बाद हम बात करते हैं सोवियत नेता क्रुश्चेव ने घोषणा की कि वे क्यूबा से अपने मिसाइल हटाएंगे। उनकी घोषणा ये की गई थी, वो की गई थी 28 अक्टूबर को। काफ़ी ज़्यादा नियर डेट्स पूछ रखी हैं, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अपने आइडिया से एंड अपने इनसाइट से सॉल्व करना है। तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है ए, ओह सॉरी ये एंड ये, इनमें से देखेंगे। सबसे पहले मिलता है ए, देन 1959 के बाद 1961, तो बी आएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा A B C D E। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है,
कभी-कभी ऐसा भी होता है, यूजीसी ऐसा भी करता है कि मेजर डिफरेंस को, मेजर गैप को वो ऐसे ही डेट्स में देता है कि वो ऑटोमैटिकली अरेंज होते हैं, बट हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम उसको गलत टिक कर देते हैं। बट अगर कभी आपको रिस्क लेना हो 0.01% तो आप ए, बी, सी, डी, ई पे स्टिक टू होना, उसको ही प्रेफ़र करना। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही देखा गया कि ए-बी-सी-डी ऑलरेडी अरेंज्ड होता है हमारे लिए। बस हमको लग रहा होता है कि हमें नहीं पता, तो हमें टिक कर देना चाहिए। यूजीसी में वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसे ले सकते हैं। पुस्तक द डेथ ऑफ नेचर, वुमेन, इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखी गई थी? द डेथ ऑफ नेचर, वुमेन, इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो लिखी थी, वो लिखी थी हमारी कैरोलीन मर्चेंट ने। कैरोलीन मर्चेंट ने, जो इकोफेमिनिज्म के साथ जुड़ी हुई थी। इकोफेमिनिज्म की भी बात करती है एंड ये बात करती है, इसमें बात की जाती है साइंटिफिक रेवोल्यूशन के जो दौरान जो नेचर को एंड प्रकृति को जो मशीन की तरह देखा जाने लगा एंड जहाँ पर साइंटिफिक रेवोल्यूशन से नेचर नेचर प्लस वुमेन दोनों का ही हमें शोषण देखने को मिला। यहाँ पर शोषण देखने को मिलता है दोनों का, इसकी बात करती हैं कैरोलिन मर्चेंट। इकोफेमिनिज्म का थॉट इंट्रोड्यूस करती हैं वो अपनी बुक में, द डेथ ऑफ नेचर, वुमेन, इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। के बाद हम देखते हैं 91 क्वेश्चन। यहाँ पर रीजनल रीजनल संगठन के बारे में करेक्ट बताना है हमें, जिसमें पूर्वी एशियाई सम्मेलन 2005 में स्थापित हुआ था, जो हमारा सही रहेगा। एंड शंघाई सहयोग संगठन 2001 में स्थापित हुआ था, ये भी सही है। नॉर्डिक परिषद 1952 में स्थापित हुई थी, ये भी सही है। आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 में स्थापित हुआ था, ये भी सही रहेगा। एंड सार्क 87 में स्थापित हुआ था, ये सिर्फ हमारा गलत रहेगा क्योंकि सार्क को 1985 में स्टैब्लिश किया गया था, 1985 में। तो अगर इसको ये पता होगा तो उसके लिए तो गेम चेंजर बन ही जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन ही दे रखा है। सो ये गेम चेंजर इसीलिए बन जाता है। अगर किसी को बाकी सारे ऊपर के नहीं पता है, सिर्फ सार्क का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पता है, तो ये क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता था। ये काफ़ी ट्रिकी है, ऐसे क्वेश्चन भी फंसा सकता है यूजीसी आपको। तो मेक श्योर करें फैक्ट्स अच्छे से याद हों, बुक्स एंड ऑथर के साथ साथ हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एंड मेजर जो इवेंट हुए हैं, जो ग्लोबली हुए हैं एंड जो इंडिया के हुए हैं, वो के बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित आतंकवादी हमलों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है हमें। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जो हमला हुआ था वो था टोक्यो सबवे सरीन हमला, जो हुआ था 1995 में। सबसे पहले सॉरी नो, सबसे पहले नहीं हुआ था ये, तो ये हमारा 1995 में हुआ था, ये सबसे पहले नहीं हुआ था, सिर्फ 1995 में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं मास्को थिएटर बंधक जो संकट था वो हुआ था 2002 में। भारतीय संसद पर जो हमला हुआ था ये सब जानते हैं, ये हुआ था 2001 में। एंड कैम स्पेसर हत्याकांड जो हमें देखने को मिलता है वो तो ये तो इराक की जो घटना थी ये 2014 में हुई थी। इसके बाद एयर इंडिया उड़ान 182 बम जो विस्फोट हुए थे वो 1995 में। तो अरेंज करेंगे क्रोनोलॉजिकली, तो फर्स्ट 1985 ई, ये हट जाएगा हमारा एंड इसके बाद रहेगा हमारा ई के बाद 1995, तो ये रहेगा हमारा आंसर। 93 क्वेश्चन की बात करें, सो पंचायती राज संबंधी समितियों को क्रोनोलॉजिकल लगाना है हमें। तो सबसे पहले समिति की बात कर लेते हैं इवेंट की, जिसमें रहने वाली बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में फॉर्म हुई थी। इसके बाद जीवी के राव देखते हैं। कमेटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन हमें जिसमें देखने को मिलता है, तो चाहे बात करें इसकी फॉर्मेशन की एंड इसके कोर आइडिया की, कोर थॉट की, कोर रिकमेंडेशन की, वो भी हम इस क्लास में एक क्लास ले लेंगे इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट सेशन में। अशोक मेहता समिति सी, अशोक मेहता समिति थी 1978 में। एंड एल एम सिंह हुई थी 1986 में। पी के थुंगन समिति जो थी 1989 में। सबसे पहले जो समिति फॉर्म हुई थी वो थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति जो पंचायती राज से रिलेटेड थी। ए तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये रहेगा, तो इसके बाद थी 1957 से 1978 अशोक मेहता। ए एंड सी हमारा आंसर रहने वाला है, करेक्ट। देखते हैं सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषताएं हमें बतानी है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो उसमें से बतानी है हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर सही है एंड चेक एंड बैलेंस भी सही है एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहीं ना कहीं हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखने को नहीं मिलता है। पार्लियामेंट्री ये पार्लियामेंट्री का नेचर बन जाता है सिस्टम का।
इसके बाद हम विधायिका और कार्यपालिका का संरक्षण देखते हैं। विधायिका और कार्यपालिका फ्यूजन जो देखते हैं पावर्स का, वो नहीं देखते हैं प्रेसिडेंशियल में। ये भी एक पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, ये भी एंड ये भी। तो हमारा आंसर रहेगा डी भी गलत हो जाएगा। नाम मात्र प्रमुख नहीं रहता है अध्यक्ष में, प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंशियली प्रोमिनेंट होता है एंड हेड ऑफ द कंट्री होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड सेकंड एंड फर्स्ट सेकंड रहेगा, सिर्फ फर्स्ट सेकंड रहेगा। सो ये हमारा आंसर आ गया थर्ड। सो ये फिर से हमारी बुक्स एंड आंसर की बात करेंगे हम। इसमें सबसे अगर अगर सबसे ज़्यादा बात करें, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो पूछी जाती है ग्रेनविल ऑस्टिन की बुक को, जो थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन। ये प्रोमिनेंट रहने वाली है। अगर किसी को कुछ ना याद हो तो एटलीस्ट ग्रेनविल ऑस्टिन की बुक याद रहनी चाहिए, जो थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन। इसके बाद एशियन ड्रामा थी गुनार मैड्रिल की, एंड द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म की बात करें तो वो थी अतुल कोहली जी की। द इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम की बात करें तो वो थी हमारी नॉर्मन डिपैमर की। सो ग्रेनविल ऑस्टिन ऑप्शन बी के साथ रिलेट करते हैं, तो फोर्थ का बी रहने वाला है, तो हमारे पास यही मिलेगा हमें। अगर हमको ग्रेनविल ऑस्टिन की भी बुक पता है तो हमारा आंसर आ सकता था। तो मेक श्योर करना ग्रेनविल ऑस्टिन में तो पता ही बताओ। एंड एक ये अतुल कोहली जी की भी बुक पूछी जाती है, द स्टेट एंड द पॉवर्टी इन इंडिया द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म एंड गुनार मैड्रिल एशियन ड्रामा। एंड 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। हम्मुराबी द्वारा विधि संहिता स्थापित करना, जो थी 1754 बीसीई। इसके बाद है एडवर्ड फर्स्ट की मॉडल संसद को सम्मिलित किया जाना, जो थी 1295 में। के बाद वेस्टफेलिया संधि द्वारा संप्रभुता की भावना को प्रवर्तित करना, ये तो सबको मे बी याद ही हो गया, अगर किसी को ना भी हो तो। वेस्टफेलिया की जो ट्रीटी हुई थी हमारी, तो ये थी 1648 में, डी थी। एंड डी देखेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा अनुमोदित जो हुई थी वो थी 1948। एंड ई की बात करेंगे, न्यूजीलैंड का महिलाओं को मतदान अधिकार प्रदान करने का प्रथम राष्ट्र बनाना, जो कॉन्सेप्ट था वो था 1893 में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हम मेंशन करेंगे 1295 को, जो था 1295 जो था बी, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे लिए। एंड 1295 के बाद 1648 जो सी रहने वाला है। ओह सॉरी, बीसीई की बात करेंगे सबसे पहले हमारे लिए बी आएगा 1295, इसके बाद आएगा 1754 बीसीई, दोनों में था। इसके बाद हम सी पर आएंगे वेस्टफेलिया पे, बीसीएडी हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखेंगे, आंसर पे चलेंगे, देखेंगे क्या पूछता है हमसे। जो निम्नलिखित देशों को संयुक्त राष्ट्र के उनके प्रवेश सदस्य बनने के वर्षों के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जो यूएन मेंबरशिप को शो करता है क्वेश्चन। सो सबसे पहले देखेंगे इंडिया ने कब लिया था। इंडिया, हमारे प्यारे इंडिया ने लिया था 1945 में, जो एक फाउंडिंग मेंबर भी था। इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो वो था 1947। एंड म्यांमार को बात करेंगे तो 1948। एंड इजराइल था 1949। श्रीलंका 1955। तो अगर हम यहाँ पर अगर किसी को एग्जैक्ट ना हो तो सबसे पहले हम इंडिया का याद रखेंगे। इंडिया का तो याद ही होना चाहिए हमें, जो था 1945 जो फाउंडिंग मेंबर था, तो यूएन का। एंड इसका दोनों का कोरिलेशन पैक्ट बन जाता है 1945 में एस्टेब्लिशमेंट, एंड 1945 में ही इंडिया ने मेंबर फुल फ्लेज्ड मेंबर बन गया था। तो सबसे पहले होगा डी। ओके, सो हमारा होगा डी। उसके बाद हमारा पिछलग्गू देश जो था वो था ए पाकिस्तान। इसके बाद आएगा म्यांमार, जो होगा हमारा बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ए बी ई सी। देखते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन को, एंड क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिज्म। आगे देखेंगे कंजर्वेटिज्म से कौन सा टर्म जुड़ा हुआ था। ट्रेडिशन, यस। कंजर्वेटिज्म से जुड़ा हुआ है सोशल ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। एंड कंजर्वेटिज्म से जुड़ा हुआ है चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व, यस। ये ग्रेजुअली चेंज की बात करते हैं। एंड रेवोल्यूशन नहीं जुड़ा हुआ है कंजर्वेटिज्म से, ये इसके खिलाफ है। जो एक रेडिकल फिनोमेना है जहाँ पर कंजर्वेटिज्म ग्रेजुअल चेंज की बात करता है धीरे धीरे। जेंडर इक्वालिटी, जो एक
लिबरलिज्म एंड फेमिनिज्म से जुड़ा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा एबीसी। एबीसी हो जाएगा हमारा आंसर। 99 क्वेश्चन को देखते हैं। मैचिंग क्वेश्चन यहाँ पर मैच करना है हमें। तो सबसे पहले जो हमको हमको आइडिया हो सकता है जिस फैक्ट के बारे में, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमें अमेरिकी नेतृत्व में अफगानिस्तान पर जो आक्रमण देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमें 2001 में, तो ये तो सबको याद ही होगा। 2001 में 2001 सी का देखते हैं सेकंड। अगर सी के सेकंड से हमारा क्वेश्चन एलिमिनेट होता है तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वेल गुड रहता है। तो हमारा आंसर आ चुका है। अमेरिकी नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आक्रमण जो किया गया था वो 2001 में किया गया था, जहाँ आंसर हमारा मिल गया। एंड ए का फोर्थ कोसोवो जो युद्ध है वो 1999 में, लीबिया सिविल युद्ध जो 2011 में देखा गया था, एंड तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता नियंत्रण जो किया गया था वो था 1996 में। कभी-कभी फैक्ट्स ना भी याद हो तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, किसी एक भी फैक्ट पर हम स्टिक टू कर ले तो, अगर हमें याद हो तो। देखते हैं अपनी क्लास के लास्ट क्वेश्चन को, और 100 क्वेश्चन। इसमें इस क्लास में हमने 50 क्वेश्चन की बात की है। मैंने जैसे मेंशन किया था क्लास के स्टार्टिंग में, आपको सेकंड पार्ट भी देखने को मिलेगा विद 50 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। सो आज डिस्कस करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित विश्व के सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले 2023 राष्ट्रों को हमको असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफेंस पे स्पेंड करता है, जो 23 रैंकिंग में वो करता है, डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। एंड लाइक करना, लाइक करना, लाइक करने के साथ-साथ वीडियो को सपोर्ट दिखाना है, क्योंकि यही इंटरनली मोटिवेट करेगा मुझे आगे के सेशंस को फॉर्म करने के लिए, एंड इम्पोर्टेंट सेशन को लाने में, जिसमें हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर की भी, एंड बात करेंगे अपनी थ्योरीज़ की भी। आपकी डिमांड पे पीवाईक्यू सेशन का यहाँ पर पीवाईक्यू सेशन को लाया गया है यहाँ पे, क्योंकि वोट किया गया था 250 प्लस स्टूडेंट्स ने, तो इसीलिए मैं तो यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करवाने के मेरा थॉट था, बट एग्ज़ाम हमारा 2 महीने बाद है, तो हमको पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्ज़ाम के लिए। सो स्टिक टू योर प्रिपरेशन एंड स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड विद अस। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। ऐसे सेशंस के लिए हमें फॉलो करें। गुड बाय।